ईएमआई, जिसका मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है, आज वो इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। सिर्फ 2999 पर मंथ सुनने में छोटा लगता है ना? इतना छोटा लगता है मानो कोई रिस्क ही नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि ये छोटी सी ईएमआई धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ को खोखला कर रहा है। ईएमआई एक ऐसी चीज़ है जो एक बार शुरू होती है तो रुकती नहीं। पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और बिना रियलाइज़ किए आपकी सैलरी का बड़ा हिस्सा हर महीने फिक्स हो जाता है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, आप अर्न कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, लाइफ चल रही है। लेकिन अंदर ही अंदर सेविंग्स कम हो रही है, फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ रहा होता है, और आप अपनी फ्यूचर इनकम को आज ही स्पेंड कर चुके होते हो। ये कोई सडन प्रॉब्लम नहीं है, ये धीरे धीरे होता है, बिल्कुल एक स्लो पॉइजन की तरह, जो आपको तुरंत हर्ट नहीं करता, लेकिन टाइम के साथ आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को ख़त्म कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ईएमआई कैसे एक स्लो पॉइजन बन चुकी है और कैसे ये साइलेंटली आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है। सोचो, आज हम जो ईएमआई भर रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम है या फिर एक ऐसी आदत जो हमें धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है। ईएमआई का कंसेप्ट नया नहीं है। हज़ारों साल पहले भी लोग पैसे उधार लेते थे। पुराने ज़माने में मेसोपोटामिया और एशियंट इंडियन जैसे सिविलाइजेशन में लोग खेती, व्यापार या ज़रूरत के लिए लोन लिया करते थे, और उन्हें वो पैसे इंटरेस्ट के साथ थोड़े थोड़े हिस्सों में वापस करना पड़ता था। यही ईएमआई का सबसे पहला बेसिक वर्जन है। फिर आया मेडिवल पीरियड, जब इटली जैसे देशों में बैंकिंग सिस्टम डेवलप होने लगा। यहाँ से लोन्स को ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब एक फिक्स शेड्यूल बनाया गया जिसमें बोरोअर को हर महीने या हर फिक्स टाइम पर पेमेंट करनी होती है। ये सिस्टम धीरे धीरे यूरोप में स्प्रेड हो गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर जब मशीन्स और फैक्ट्रीज का ज़माना आया, तब लोगों को बड़े परचेजेस के लिए लोन की ज़रूरत पड़ने लगी। एक साथ इतना पैसा देना मुश्किल था, इसलिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स यानी ईएमआई ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। लेकिन ईएमआई का असली बूम 20वीं सेंचुरी में आया, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में। वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों की लाइफस्टाइल बदल गई। सबको घर, गाड़ी और नए गैजेट्स चाहिए थे। कंपनीज ने इंस्टॉलमेंट प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिसे लोग बिना पूरा पैसा दिए तुरंत चीज़ें खरीद सकें। यहाँ से ईएमआई एक नॉर्मल चीज़ बन गया। इंडिया में ईएमआई का ट्रेंड 1991 के बाद तेज़ी से बढ़ने लगा। जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, बैंक्स और एनबीएफसीज ने लोन देना इजी बना दिया। मिडिल क्लास के पास खर्चे करने की पावर बढ़ी, क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन्स कॉमन हो गए, और लोग सिर्फ ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि लाइफस्टाइल के लिए भी ईएमआई लेने लगे। और आज के डिजिटल एरा में ईएमआई और भी इजी हो गई है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स नो कॉस्ट ईएमआई और बाय नाउ पे लेटर जैसे ऑफर्स देते हैं। बस एक क्लिक करो और प्रोडक्ट आपके घर, पेमेंट बाद में। लेकिन यहाँ एक कैच है, ईएमआई हमें कन्वीनियंस देती है, लेकिन साथ ही हमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में भी बांध देती है। धीरे धीरे हम अपनी फ्यूचर इनकम को आज ही खर्च कर देते हैं। ईएमआई सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल है या फिर एक साइलेंट ट्रैप? क्योंकि ईएमआई शुरू होती है लाइफ इजी बनाने के लिए, लेकिन आज ये डिसाइड कर रही है कि हम क्या खरीदेंगे, कैसे जीते हैं और कितने आज़ाद हैं। कभी सोचा है ईएमआई जो आप हर महीने भरते हो, वो सिर्फ एक पेमेंट नहीं बल्कि धीरे धीरे आपको फाइनेंशियली वीक बना रही है? शुरू में सब इजी लगता है, बस 2999 पर मंथ, नो कॉस्ट ईएमआई, ज़ीरो डाउन पेमेंट, और हम तुरंत हाँ बोल देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये अफोर्डेबल है। लेकिन असली गेम यहीं से स्टार्ट होता है। ईएमआई का सबसे बड़ा ट्रैप यही है कि ये आपको चीज़ों की असली प्राइस भुला देती है। आप 1 लाख का फ़ोन नहीं खरीद रहे होते हो, आप सिर्फ 3000 पर मंथ देख रहे होते हो, और इसी माइंडसेट की वजह से तुम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हो। फिर आता है सेकंड प्रॉब्लम, मल्टीपल ईएमआईज। एक फ़ोन, एक बाइक, एक टीवी, और धीरे धीरे आपके इनकम का बड़ा हिस्सा फिक्स हो जाता है। हर महीने सैलरी आती है और तुरंत चली भी जाती है। आप अर्न तो कर रहे हो लेकिन सेव नहीं कर पा रहे हो। तीसरा ट्रैप है इंटरेस्ट।
चाहे नो कॉस्ट ईएमआई बोला जाए, अक्सर उनका कॉस्ट कहीं ना कहीं हिडन होता है। डिस्काउंट कम मिलता है या प्रोसेसिंग फ़ी ऐड हो जाता है। और अगर नॉर्मल ईएमआई है तो आप प्रोडक्ट की प्राइस से काफ़ी ज़्यादा पे करते हो। और सबसे डेंजरस चीज़, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जब ईएमआई ईज़ी लगती है तो हम अपनी लेवल से थोड़ा ऊपर जाना स्टार्ट कर देते हैं। महंगा फ़ोन, ब्रांडेड क्लोथ्स, लग्ज़री आइटम्स, सब कुछ अफोर्डेबल लगता है। लेकिन रियलिटी में हम फ्यूचर की इनकम आज ही स्पेंड कर रहे होते हैं। इसका रिज़ल्ट, सेविंग कम होता है, इन्वेस्टमेंट रुक जाता है और इमरजेंसी के टाइम पर हम फिर से लोन लेने पे मजबूर हो जाते हैं। ये एक साइकिल बन जाता है। ईएमआई लो, ईएमआई भरो और फिर नया ईएमआई लो। और धीरे धीरे बिना रियलाइज़ किए आप फाइनेंशियली स्ट्रक हो जाते हो। ईएमआई आपको एक इल्यूजन देती है कि आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन असल में वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर रही होती है। क्योंकि ईएमआई आपको अमीर नहीं बनाती है, वो तो बस आपको थोड़ा थोड़ा करके गरीब बनाती है। बाय नाउ पे लेटर सुनने में कितना सिंपल और अट्रैक्टिव लगता है ना? नो टेंशन, नो प्रेशर। लेकिन सच क्या है? ये सिस्टम एक मॉडर्न डेट ट्रैप है जो धीरे धीरे आपको फाइनेंशियली वीक बना देता है। सोचो, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, एक प्रोडक्ट पसंद आता है लेकिन प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। तभी ऑप्शन आता है पे लेटर और आप बिना सोचे क्लिक कर देते हो, क्योंकि उस मोमेंट में आपको लगता है अभी तो पैसा देना ही नहीं है। यहीं से गेम स्टार्ट होता है। बाय नाउ पे लेटर का सबसे बड़ा ट्रैप है डिले ऑफ पेन। मतलब खरीदने का मज़ा अभी मिलता है लेकिन पेमेंट का प्रेशर बाद में आता है। और जब वो टाइम आता है तब तक आप शायद और भी परचेजेस कर चुके होते हो। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, 500, 1000, 2000, लेकिन जब मल्टीपल पे लेटर बिल्स एक साथ आते हैं तब रियलिटी हिट करती है। फिर आता है लेट फीस और हिडन चार्जेस। अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाए तो पेनल्टी लगती है, इंटरेस्ट ऐड होता है और धीरे धीरे छोटा सा बिल एक बड़ा डेट बन जाता है। और सबसे डेंजरस चीज़, ये आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स को चेंज कर देता है। जब आपको तुरंत पैसे नहीं देने पड़ते तो आप ज़्यादा खर्च करने लगते हो। जो चीज़ आप नॉर्मली स्किप कर देते वो भी आप पे लेटर पे ले लेते हो। और बिना रियलाइज़ किए आप अननेसेसरी चीज़ों पर पैसा उड़ा रहे होते हो। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। आपको लगता है आप स्मार्ट चॉइस ले रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप फ्यूचर की इनकम आज ही स्पेंड कर रहे हो। और जब सैलरी आती है तो वो ऑलरेडी कमिटेड होती है। बाय नाउ पे लेटर बिल्स, ईएमआईज, क्रेडिट कार्ड ड्यूज। इसका रिजल्ट सेविंग ऑलमोस्ट ज़ीरो, इन्वेस्टमेंट डिले होता रहता है और धीरे धीरे आप एक ऐसे साइकिल में फंस जाते हो जहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। बाय नाउ पे लेटर कन्वीनियंस नहीं, एक ऐसी ट्रैप है जो धीरे धीरे डेथ के अंदर खींच लेता है। सोचो, आपकी मंथली सैलरी 50,000 है। सुनने में ठीक लगता है, राइट? लेकिन अगर आपकी ईएमआई 40,000 हो तो क्या आप सच में 50,000 कमा रहे हो या सिर्फ 10,000? ये है ईएमआई का रियल गेम। हर महीने सैलरी आती है और उसका 80% सीधा ईएमआई में चला जाता है। होम लोन, कार लोन, फ़ोन ईएमआई, क्रेडिट कार्ड ड्यूज। और जो बचता है सिर्फ 10,000। बस उस 10,000 में आपको मैनेज करना है। रेंट या मेंटेनेंस फ़ी, खाना, बिल्स, ट्रैवल्स, इमरजेंसीज। पॉसिबल है? शायद नहीं। और यहीं से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल स्ट्रेस। आप टेक्निकली 50,000 तो कमा रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली आपकी स्पेंडिंग पावर सिर्फ 10,000 ही है। मतलब आपका लाइफस्टाइल और आपकी इनकम मैच नहीं कर पा रही है। फिर क्या होता है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे मेडिकल इशू, जॉब लॉस या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, तो आपके पास सेविंग नहीं होती। और फिर आप क्या करते हो? नए लोन लेते हो या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो और ये साइकिल और भी डीप हो जाता है। एक और डेंजरस चीज़, आप अपनी फ्यूचर सैलरी को ऑलरेडी कमिट कर चुके हो अगले 1 से 5 साल तक। आप फ्री नहीं हो फाइनेंशियली। ना आप रिस्क ले सकते हो, ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ना ही अपने लाइफ का बड़ा डिसीजन ईज़िली ले सकते हो। मतलब आप जॉब कर रहे हो लेकिन फ्रीडम नहीं है। ये सिचुएशन मिडिल क्लास में बहुत कॉमन है। हाई ईएमआई का मतलब है लो फ्रीडम और लो फ्रीडम का मतलब है लिमिटेड ग्रोथ। तो सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए एक सिंपल रूल फॉलो करो। आपकी टोटल ईएमआई कभी भी आपकी सैलरी का 30 से 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो
तो आइडियल EMI 15 to 20,000 के बीच ही होना चाहिए। तभी आपके पास सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी के लिए स्पेस बचेगा, क्योंकि असली गोल ये नहीं है कि ज़्यादा चीज़ें खरीदें, असली गोल तो फाइनेंशियली सिक्योर रहना है। सिर्फ 2,999 पर मंथ, नो कॉस्ट EMI सुनने में परफेक्ट डील लगती है ना? लेकिन क्या आप जानते हो EMI के पीछे कुछ ऐसे हिडन चार्जेस होते हैं जो आपको कभी क्लियरली बताए ही नहीं जाते। सबसे पहला ट्रैप, प्रोसेसिंग फ़ी। जब भी आप EMI चूज़ करते हो, बैंक या फाइनेंशियल कंपनी एक प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करती है, कभी 500, कभी 2,000, और ये अमाउंट डायरेक्टली आपके पॉकेट से जाता है। दूसरा, इंटरेस्ट कॉस्ट। नो कॉस्ट EMI का मतलब ये नहीं होता कि ज़ीरो इंटरेस्ट है। अक्सर होता ये है कि जो डिस्काउंट आपको मिलना चाहिए था वो हटा दिया जाता है, या फिर इंटरेस्ट ऑलरेडी प्राइस में ऐड होता है, मतलब इनडायरेक्टली आप फिर भी एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। तीसरा, GST ऑन इंटरेस्ट एंड फीस। जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे होते हो उस पर भी GST लगता है, मतलब आप सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, उस पर टैक्स भी भर रहे हो। चौथा, लेट पेमेंट चार्जेस। अगर आप एक EMI मिस कर देते हो तो पेनल्टी लगती है, और ये पेनल्टी काफ़ी हाई होती है। साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर भी इम्पैक्ट होता है। पाँचवा, फोरक्लोजर चार्जेस। अगर आप सोच रहे हो कि आप लोन जल्दी क्लोज कर दोगे तो यहाँ भी चार्ज लग सकता है। कई बैंक्स अर्ली रीपेमेंट पर भी एक्स्ट्रा फ़ी लेते हैं। और सबसे हिडन चीज़, कन्वीनियंस फ़ी और एड ऑन्स। कई बार आपको इंश्योरेंस, सर्विस चार्जेस या प्लेटफॉर्म फ़ी ऐड कर दिया जाता है जो आप नोटिस भी नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि ये सारे चार्जेस छोटे लगते हैं, लेकिन जब टोटल कैलकुलेट करते हो तो प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और आपको लगता है कि आपने एक स्मार्ट डील की है, लेकिन रियलिटी में आपने ज़्यादा पे किया होता है। इंडिया का मिडिल क्लास, सपने तो बड़े होते हैं लेकिन इनकम लिमिटेड, और इन सपनों को पूरा करने के लिए सबसे इजी ऑप्शन लगता है EMI। अपना घर चाहिए, EMI ले लो। बाइक या कार अपग्रेड करनी है, EMI ले लो। लेटेस्ट फ़ोन, EMI पे ले लो। शुरू में सब मैनेजेबल लगता है, हर महीने छोटी सी पेमेंट होता है और लाइफ कंफर्टेबल लगने लगती है। लेकिन धीरे धीरे ये कंफर्ट एक ट्रैप बन जाता है। सबसे पहले आता है मल्टीपल EMI का प्रेशर। एक EMI ख़त्म होने से पहले ही दूसरा EMI शुरू हो जाता है। फ़ोन चल रहा होता है लेकिन नया मॉडल आ गया और फिर से EMI ले लेते हैं। इसका रिज़ल्ट, सैलरी का एक बड़ा हिस्सा फिक्स्ड हो जाता है। फिर आता है इंटरेस्ट का गेम। बैंक और फाइनेंस कंपनीज इसी से पैसा बनाती है। आपको लगता है 50,000 का प्रोडक्ट ले रहे हो, लेकिन एंड में आप 60,000 या उससे भी ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हो। लेकिन सबसे डेंजरस ट्रैप है अफोर्डेबिलिटी का इल्यूज़न। EMI आपको ये फील करवाती है कि आप सब कुछ अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन रियलिटी में आप सिर्फ मंथली पेमेंट अफोर्ड कर रहे होते हो, ना कि वो चीज़। और यहीं से मिडिल क्लास फंस जाता है। सेविंग कम हो जाती है और इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। इमरजेंसी आती है तो फिर से नया लोन लेना पड़ता है, और फिर नया EMI स्टार्ट। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाता है। अर्न करो, EMI भरो, फिर लोन लो, फिर EMI भरो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इस ट्रैप से निकलना ईजी नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी पुरानी EMI चल रही होती है आप नए फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए फ्री नहीं होते हो। आप रिस्क नहीं ले सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, और कभी कभी तो आप जॉब भी चेंज नहीं कर पाते हो। सपनों और रियलिटी के बीच का गैप जो EMI के थ्रू फिल होता है, लेकिन धीरे धीरे एक डेथ ट्रैप के जाल में बदल जाता है। आखिर क्यों इंडियंस को EMI इतना पसंद है? क्यों हम फुल पेमेंट से ज़्यादा 2,999 पर मंथ सुन के एक्साइटेड हो जाते हैं? ये सिर्फ पैशन की बात नहीं है, ये है माइंडसेट, लाइफस्टाइल और साइकोलॉजी का मिक्स। सबसे पहला रीज़न अफोर्डेबिलिटी का इल्यूजन होता है। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ मिडिल क्लास फास्ट ग्रो कर रहा है, लोग अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन इनकम लिमिटेड होती है। EMI उन्हें ये फील करवाती है कि वो महंगी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं बिना एक साथ बड़े अमाउंट दिए। दूसरा, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन। आज के टाइम में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट रिजल्ट, और अब इंस्टेंट ओनरशिप भी। EMI के थ्रू आप बिना वेट किए तुरंत चीज़ें ले सकते हो।
वेट करना मुश्किल लगता है और ईएमआई उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तीसरा रीज़न सोशल प्रेशर। उनके पास आईफ़ोन है, मेरे पास क्यों नहीं है? सबके पास बाइक है, मुझे भी चाहिए। इंडिया में कंपैरिज़न कल्चर स्ट्रॉन्ग है। लोग अपनी इमेज और स्टेटस मेंटेन करने के लिए ईएमआई का यूज़ करते हैं ताकि वो पीछे ना लगे। चौथा, ईज़ी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। आजकल बैंक्स, ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म्स पर हर जगह ईएमआई ऑप्शन दे रहे हैं। क्रेडिट कार्ड हो या ना हो, नो कॉस्ट ईएमआई, सब कुछ बस एक क्लिक दूर है। जितना ईज़ी लोन लेना हो गया है, उतना ही ईज़ी उस ट्रैप में गिरना भी हो गया है। पाँचवा, लैक ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस। बहुत लोग ईएमआई का टोटल कॉस्ट समझते ही नहीं हैं। उन्हें सिर्फ मंथली पेमेंट दिखती है, ना कि इंटरेस्ट, फीस या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट, कल का सोचेंगे बाद में, एटीट्यूड। हम अक्सर फ्यूचर की टेंशन को इग्नोर कर देते हैं और आज की खुशी को चूज़ कर लेते हैं, और ईएमआई इसी हैबिट को एक्सप्लॉइट करती है। रिजल्ट, शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रेशर। लेकिन क्या ईएमआई लेना गलत है? नहीं। प्रॉब्लम ईएमआई में नहीं, प्रॉब्लम है उसका ओवर यूज़। अगर आप हर छोटी बड़ी चीज़ ईएमआई पे लेने लगते हो तो धीरे धीरे आप अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा कमिट कर देते हो, और फिर आप कमा रहे होते हो लेकिन फ्री नहीं होते हो। इंडियंस ईएमआई से प्यार करते हैं, लेकिन वही ईएमआई उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम को धीरे धीरे कम कर देती है। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ लोग जितना है उतना ही खर्च करो पर बिलीव करते थे। सेविंग कल्चर स्ट्रॉन्ग था। लोग पहले पैसा जमा करते थे, फिर खरीदारी करते थे। लेकिन फिर आया ईएमआई कल्चर और धीरे धीरे सब बदल गया। ईएमआई सिर्फ पैसा नहीं लेता, ये तुम्हारा फ्रीडम भी ले लेता है। तुम वो जॉब नहीं छोड़ पाते जो तुम्हें पसंद नहीं, क्योंकि हर महीने ईएमआई भरना है। तुम रिस्क नहीं ले पाते क्योंकि स्टेबिलिटी मजबूरी बन जाती है। धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ ड्यू डेट्स के अराउंड घूमने लगती है। इसीलिए ईएमआई एक स्लो पॉइजन है। ये एकदम से डैमेज नहीं करती, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारी इनकम को ड्रेन कर देती है, तुम्हारे चॉइसेस को लिमिट कर देती है और तुम्हारे मेंटल पीस को अफेक्ट करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईएमआई एक बुरी चीज़ है। घर के लिए या एजुकेशन के लिए लिया गया ईएमआई फ्यूचर बिल्ड करने के काम आ सकती है। प्रॉब्लम तब होता है जब ईएमआई लाइफस्टाइल के लिए यूज़ होता है। मतलब जो चीज़ें तुम चाहते हो उनके लिए पैसे उधार पे लेते हो। रियल पावर कंट्रोल में है। जितना कमाओ उससे कम खर्च करो, अननेसेसरी डेट को अवॉइड करो। एंड में बात सिंपल है, ईएमआई खुद में बुरी नहीं है, लेकिन उस पर ब्लाइंड डिपेंडेंस डेंजरस है। तो यहीं तक था आज का वीडियो। अगर आपको ऐसे ही डीप डाइव थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा।